हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। यानी कि हमारे सभी सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं अगर हमारे पास इतनी ताकत हो कि हम उनको पूरा करने की हिम्मत रखें या ताकत रखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। Filling frivolous cases against publications and summoning journalists without proper investigation। अब frivolous मतलब छोटे छोटे केसेस, तो बोल रहे हैं कि छोटे छोटे केस फाइल करना इसके अगेंस्ट में पब्लिकेशंस या फिर जर्नलिस्ट को समन करना यानी कि तलब करना। जब कानूनी जरिए से उनको बुलाया जाता है वो उसको बोला जाता है समन करना। विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच के, और परusal ऑफ मटेरियल एविडेंस। परusal का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी मटेरियल एविडेंस की जांच नहीं की। परusal मतलब जांच नहीं करना, ठीक है, जांच करना, राइट। तो नहीं की जा रही ऑफ मटेरियल एविडेंस, विदाउट परusal ऑफ मटेरियल एविडेंस यानी कि कोई भी एविडेंस जो मिला है उसकी बिना जांच के have become a part of police playbook in states ruled by vindictive politicians who broke no criticism। बोल रहे हैं कि ये एक पार्ट बन चुका है पुलिस की प्लेबुक मतलब उनका जो गेम प्लान है उसका एक पार्ट बन चुका है। स्टेट्स का मतलब उन सरकारों का जो कि ऐसे पॉलिटिशियंस द्वारा, विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल पॉलिटिशियंस द्वारा चलाई जाती हैं। हु ब्रुक यानी कि सहन करना, नो क्रिटिसिज्म जो खुद कोई क्रिटिसिज्म सहन नहीं करते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जर्नलिस्ट किसी सरकारी बंदे का या फिर पॉलिटिशियन का क्रिटिसिज्म करेगा तो वो लोग उसको पुलिस का सहारा लेकर हरास करते हैं। ठीक है। द असम पुलिस डिसीजन टू रिपोर्टडली समन द फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन एंड कंसल्टिंग एडिटर करण थापर ऑफ द वायर। अब क्या किया, असम की पुलिस ने डिसाइड किया कि वो कथित तौर पे समन करेंगे किसको, जो फाउंडिंग एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन और कंसल्टिंग एडिटर है करण थापर, किसके, द वायर के, अंडर सेक्शन 152 का इस्तेमाल करके, अमंग अदर्स और भी कई लोग हैं, उनमें ये दो मुख्य हैं, ऑफ द बीएनएस। ठीक है। इज येट अनदर केस ऑफ द स्टेट ट्रैम्पलिंग ऑन प्रेस फ्रीडम। तो ये एक और केस है जहां पे जो स्टेट है, सरकार है, वो उसको रोकने की, ट्रैम्पल करना मतलब क्रश करना, प्रेस के फ्रीडम को क्रश करने की कोशिश कर रही। The fact that summons were issued by Guwahati Crime Branch to the journalist in a fresh sedition FIR। ये जो तथ्य है कि ये जो नए समन्स हैं ये गुवाहाटी क्राइम ब्रांच द्वारा जर्नलिस्ट के ऊपर दिए गए फ्रेश सेडिशन, फ्रेश मतलब एकदम नए तरीके से, वहां पे सेडिशन यानी कि राजद्रोह की FIR हुई है ऑन द सेम डे, उसी दिन पे, August 12, 2025, जो कि था August 12, 2025, when the Supreme Court had issued notice on the Wire's petition challenging the constitutional validity of the new sedition law। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया वायर की पिटिशन, द वायर जो है उन्होंने पिटिशन डाली थी चुनौती देते हुए कि ये जो नया सेडिशन लॉ लेकर आए हैं सेक्शन 152, ये किस संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, क्या ये वैध है नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने पिटिशन डाली थी। तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया एंड हैड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम एनी कोर्सिव एक्शन, और उन लोगों को बचा लिया कोई भी कोर्सिव यानी कि जबरदस्ती का, फोर्सफुल कोई एक्शन के अगेंस्ट में, बाय द असम पुलिस, किसके द्वारा, असम पुलिस के द्वारा। मेक्स दीज एक्शंस एग्रेजियस। ठीक है, यानी कि ये जो सारे एक्शंस हैं ये क्या बन जाते हैं, बड़े ही क्रूर या फिर ब्लेटेंट बन जाते हैं। The summons, apart from another one related to a case registered at the मोरीगांव पुलिस स्टेशन, जो ये जो समन है ये अलग है, अपार्ट फ्रॉम मतलब अलग है किससे, जो एक केस रजिस्टर किया गया है मोरीगांव पुलिस स्टेशन में, सीम टू परटेन टू अ रिपोर्ट ऑन इन द वायर ऑन ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में द वायर में एक रिपोर्ट छापी गई उसकी वजह से है। ठीक है, परटेन टू मतलब संबंधित होना, उससे संबंधित है। द वायर हैज ऑल्सो पॉइंटेड टू अदर डिस्टर्बिंग इश्यूज। द वायर ने और भी कुछ डिस्टर्बिंग इश्यूज को पॉइंट आउट किया है। द समन्स डू नॉट कैरी द FIR डेट, समन्स में FIR की डेट नहीं लिखी हुई, और प्रोवाइड एनी डिटेल्स ऑफ द अलेजेड ऑफेंस, या फिर किसी भी कथित ऑफेंस के लिए कोई डिटेल नहीं दी गई। ठीक है।
और इंक्लूड अ कॉपी ऑफ एफआईआर, ना ही इसमें एफआईआर की कोई कॉपी है। ऑल ऑफ विच आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द बीएनएसएस सेक्शंस, जो सभी के सभी मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं बीएनएसएस के सेक्शंस के अंतर्गत। एसोसिएटेड वन, देयर वॉज नो मैलिशियस इंटेंट टू कॉज हार्म, जो कि इस चीज से एसोसिएट होती है कि भाई इसमें कोई भी मैलिशियस यानी कि गलत नीति नहीं थी सरकार की या फिर पुलिस की, वो उनको जानबूझ के किसी चीज में फंसाना नहीं चाहते थे। अनलाइक सेक्शंस 124A स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट टू प्रूव क्लियर इंटेंट टू इंसाइट डिसएफेक्शन, बोल रहे हैं जो कि 124A का जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि क्या किया जाए इसमें, इंसाइट भड़काना, डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन मतलब असंतोष। तो बोल रहे हैं कि जहां पे क्लियरली ये बताया जाता है कि आप ये प्रूव करो कि आपकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आप असंतोष भड़काओ, ठीक है। द वेग लैंग्वेज अराउंड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो एक बड़ी ही अस्पष्ट सी भाषा इस्तेमाल की गई है सोवरेनिटी का नाम लेके, यूनिटी का नाम लेके, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का नाम लेके, प्रोवाइड्स डेंजरस लैटिट्यूड टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इससे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको बड़ा ही एक खतरनाक लैटिट्यूड मिल जाता है, हाइट मिल जाती है उनको, यानी कि अपर हैंड मिल जाता है। विदाउट क्लियर डेफिनेशन और सेफगार्ड, अब बिना कोई साफ स्पष्ट डेफिनेशन के या फिर सुरक्षा मानकों के सेक्शन 152 कैन टारगेट इंडिविजुअल्स फॉर मेयरली एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, तो सेक्शन 152 जो है वो लोगों को केवल और केवल अपना विचार बताने के लिए भी टारगेट कर सकता है। दैट अथॉरिटीज डीम थ्रेटनिंग, जो कि सरकारों को लग सकता है कि ये हमारे विरोध में है या ये हमारे लिए खतरनाक है, उसको इसलिए भी वो उनको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। दिस Laws invocation against journalists questioning government narratives creates a chilling effect on press freedom। अब ये जो इस लॉ का एक इन्वोकेशन यानी कि आवाहन है, इसका एप्लीकेशन है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में, क्वेश्चनिंग जो कि सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, नरेटिव्स क्रिएट्स अ चिलिंग इफेक्ट, ये बहुत ही चिलिंग इफेक्ट्स यानी कि बहुत ही ज्यादा रोकथाम करने वाले या रूल्स एंड रेगुलेशंस को उल्लंघन करने वाले यहाँ पे प्रभाव होंगे प्रेस फ्रीडम के ऊपर। द कोर्ट्स इंटरवेंशन इन द वायर्स केस, अब कोर्ट का जो हस्तक्षेप है द वायर के केस में, टू एग्जामिन सेक्शन 152 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जहां पे सेक्शन 152 की संवैधानिक वैधता को यहाँ पे जांचा जा रहा है, वाइल प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम कोर्सिव एक्शन, और साथ ही साथ जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कोई भी जोर जबरदस्ती के एक्शन से के खिलाफ। एक्नॉलेजेस द पोटेंशियल फॉर अब्यूज, तो ये मानता है, स्वीकार करता है कि यहाँ पे अब्यूज की संभावना है। However, the Assam police defiant response suggests that without stronger judicial oversight, लेकिन वहीं असम पुलिस का एक डिफाइंस यानी कि रेजिस्टेंट यानी कि विरोधी या फिर नॉन ओबीडियंट जो होता है, डिसोबीडियंट जो होता है, वो जो यहाँ पे कदम है, रिस्पॉन्स है, वो क्या है, स्ट्रॉन्गर दैट विदाउट स्ट्रॉन्गर जुडिशियल ओवरसाइट, कि अगर जुडिशियल निगरानी ना हो, बड़ी मजबूत जुडिशियल निगरानी ना हो, एंड क्लियरर गाइडलाइंस और स्पष्ट गाइडलाइंस ना हो, सेक्शन 152 विल कंटिन्यू टू बी वेपनाइज्ड अगेंस्ट डिसेंट, तो ऐसे में सेक्शन 152 का निरंतर इस्तेमाल होता रहेगा विरोध के, असहमति के खिलाफ। The onus now lies on the court to recognize the unconstitutionality of the sedition law। तो अब सारा का सारा ओनस यानी कि दायित्व जो है, उत्तरदायित्व जो है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गया है या कोर्ट के ऊपर आ गया है, जिसको कि ये पहचानना होगा कि ये जो सेडिशन लॉज हैं क्या वो असंवैधानिक हैं या संवैधानिक हैं, इन देयर अर्लियर फॉर्म और रीब्रांडेड विच हैव नो प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और ये क्या चेक करना, ये नहीं कि अभी वाला लॉ पहले भी क्या वो असंवैधानिक था या अभी क्या असंवैधानिक है, ठीक है, पूरा चीज जांच करना पड़ेगा। जो अगर तो असंवैधानिक है तो जिसका हमारे एक डेमोक्रेटिक समाज में कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। हुआ क्या है, द वायर एक न्यूज एजेंसी है, जो आपको याद होगा कि करण थापर को मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे जब वो गुजरात के सीएम थे, और फिर वो बीच इंटरव्यू में चले गए थे जब उनसे तीखे सवाल पूछे गए थे, बीच इंटरव्यू में से चले गए थे पानी का बहाना लेके। तो वो जो कंपनी है उसने कुछ पब्लिश किया है विरोध अपना ऑपरेशन सिंदूर को लेके, तो उसी
पे सेडिशन का चार्ज लगाते हुए सरकारी तंत्र ने अपने अंतर्गत आने वाली पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उनको अरेस्ट वारंट्स जारी कर दिए है ना, समन्स जारी कर दिए। अब समन्स को इनको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, इन रिपोर्टर्स के द्वारा, इन एडिटर्स वगैरह के द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा, कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, आप चेक करो क्या ये संवैधानिक रूप से हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जो समन्स जारी किए गए उनमें जो है कौन सी एफआईआर के तहत किए गए, क्या उनका गुनाह है, ये सब कुछ मेंशन नहीं है। डेट कब एफआईआर हुई कुछ भी मेंशन नहीं है, जो कि मैंडेटरी चीजें हैं अगर कोई भी समन इशू होता है तो। ठीक है, कि कारण किस कारणवश आपको बुलाया जा रहा है वो सब उसमें मेंशन नहीं था। तो अब ये चुनौती है कि ये स्टार्ट तो इतने इस चीज से हुआ कि भाई किसी जर्नलिस्ट को बुलाया गया, जर्नलिस्ट ने चैलेंज कर दिया, लेकिन अब बात आ गई है कि क्या ये संवैधानिक है क्या, या फिर इसका इस्तेमाल जो है पावरफुल लोग यानी कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने अगेंस्ट होने वाले किसी भी तरीके के क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना या फिर कोई क्वेश्चनिंग को दबाने के लिए किया जा सकता है। तो जो कि हमें पता है कि किया जाता है। हम ये लॉज चाहे अब नए कुछ आए होंगे, पर हम तो कई सालों से देखते आए हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, जो भी विरोध का स्वर उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है सत्ता में आने के बाद में। राइट, तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दायित्व आ गया है कि वो ये फैसला करे क्या ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है, और अगर ये असंवैधानिक है तो इसका हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये राइटर का कहना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बेस्ड ऑन द पैसेज which inference best explains why section 152 BNS is especially vulnerable to a constitutional challenge when compared with the old section 124A। बोल रहे हैं कि पैसेज के आधार पे कहाँ से ये कहा जा सकता है कि जो सेक्शन 152 है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का, वो वल्नरेबल है यानी कि एट रिस्क है, क्योंकि उसको कोई भी संवैधानिक चुनौती दे सकता है अगर हम उसको पिछले वाले ओल्ड सेक्शन 124A के साथ में कंपेयर करें। क्योंकि कहा गया कि इसमें बहुत ब्रॉडली, बहुत वेगली सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कहा गया है, उसके इर्द गिर्द डेफिनेशन बनाई गई है, बट उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्लियर रूल्स या क्लियर प्रोसेसेस मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। ठीक है, द प्राइमरी प्रॉब्लम विद सेक्शन 152 इज दैट इट इम्पोजेस मार्केडली हार्शर पनिशमेंट्स दैन सेक्शन 124A। तो ऐसा तो हमने मेंशन नहीं देखा कि इसमें ज्यादा खतरनाक सजा है। ठीक है, सेक्शन 152 uses broad undefined phrases such as sovereignty, unity and integrity of India, while not clearly anchoring liability in a strict intent mens rea requirement, thereby expanding police discretion and creating a chilling effect on protected criticism, रेजिंग क्लासिक ओवरब्रेथ एंड वॉइड ऑफ वेगनेस कंसर्न्स। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इन सजा के प्रावधानों को या फिर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाने के लिए, पर इनको स्पष्ट नहीं किया गया है कि सोवरेनिटी से आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए सोवरेनिटी के अंतर्गत, या फिर इसके विरोध में क्या चीजें होंगी जिनके तहत आप ये सेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि कोई भी स्ट्रिक्ट इंटेंट अगर होगी, मतलब कि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट कानून जो है, स्ट्रिक्ट मंशा जो है उसका कहीं आप गलत इस्तेमाल ना करें, इस चीज के ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the strongest inference about the institutional dynamics from the fact pattern that, first, on August 12, 2025, the Supreme Court issued notice on the Wire's petition and protected the journalist from coercive action, yet the Assam police issued press summons the same day lacking basic FIR details। तो बोल रहे हैं कि कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट जो यहाँ पे पहलू हैं इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स के, इन दो तथ्यों से पता चलते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि पुलिस जो है वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं अपने अगेंस्ट होने वाले क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फोर्सफुली इस लॉ का इस्तेमाल करके फोर्सफुली क्वेश्चनिंग को रोक सकते हैं, प्रेस फ्रीडम को हनित कर सकते हैं। It indicates a concerning posture of executive police defiance toward contemporaneous judicial restraint, signaling erosion of checks and balances unless firm oversight and clear guidelines are imposed। बिल्कुल करेक्ट है, ये पुलिस ने भी कहा कि भाई हाँ, ये तो तब तक होता रहेगा जब तक कोई बिल्कुल एक या तो कोर्ट्स की तरफ से
जुडिशरी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट ना हो या फिर क्लियर गाइडलाइंस ना हो, तब तक ये चलता रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट रिफ्लेक्ट्स हेल्थी इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन, इनकरेक्ट है, हेल्थी कुछ भी नहीं है इसमें। It most plausibly amounts to an ordinary administrative coincidence with no bearing on rule of law norms. Incorrect है, ये कोई coincidence की बात नहीं है। ठीक है, ये जानबूझ के किया गया, डेलिबरेटली उठाया गया कदम है, क्योंकि जो पैसेज है उसमें भी इसके टाइमिंग और इसमें से कुछ चीजें हटाने के ऊपर सवाल उठाए गए। It shows that police actions were carefully coordinated with Supreme Court's timeline. Incorrect है, केयरफुली नहीं कोऑर्डिनेटेड थे, वरना सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, उन एडिटर्स को, उन जर्नलिस्ट को। द वायर हैज पॉइंटेड टू द एब्सेंस ऑफ बेसिक डिटेल्स इन द समन्स, द एफआईआर डेट, particulars of the alleged offence and a copy of the FIR, all of which are dash under the BNS. मैंडेटरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल, तो यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी है। रिकमेंडेड मतलब जिनकी सुझाव दिया जा रहा है कि हाँ आप ये चीज कर सकते हो। एग्जेम्प्टेड यानी कि बाधित है, इससे बाहर है, तो बाहर नहीं है, मैंडेटरी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेस्ड ऑन only on the passage decide whether the statement is true or false. ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है और बताना ट्रू या फॉल्स है, सिर्फ पैसेज को ध्यान में रख के। आपको वैसे कोई लॉ की जानकारी हो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ पैसेज को ध्यान में रख के। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, section 152 of the BNS is less likely than the erstwhile section 124A to chill legitimate criticism because it demands proof of clear intent to incite disaffection. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि 152 में वेग डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कुछ भी नहीं है, सब कुछ वेग है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है। ठीक है, और सेक्शन 124A को कहा गया था कि इसमें क्लियर इंटेंट की स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ट्रू इनकरेक्ट है, बी फॉल्स करेक्ट। वॉट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है कि आप सेडिशन के लॉ का मिसयूज कर सकते हैं, तो इसको प्रेस फ्रीडम को दबाने के लिए, तो इसको रोकने की जरूरत है। टेक्निकल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआईआर अंडर बीएनएसएस एज प्रोसीजरल गाइडलाइन, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो थी उनको तो फॉलो किया ही नहीं गया। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। अब उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर जांच कौन करेगा? ठीक है, या फिर उस बंदे के ऊपर जांच कौन करेगा जिसने इन पुलिस अधिकारियों को ये बोला करने के लिए। The benefits of police autonomy in handling sensitive cases. Incorrect है. The personal and professional profiles of two journalists from the wire. Incorrect है. The misuse of the new sedition law INS section 152 BNS to suppress in dissent and press freedom. बिल्कुल correct है. And the need for stronger judicial oversight. Option D is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।